हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का इजी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो आइए हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट टाइम जानेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट हम उस इक्वेशन को बैलेंस करना जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने टाइप की आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। तो आइए इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन न देखते हुए हम ये जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ये केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होगा मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनना। आप सब घर पे अपने दूध से दही बनाते हो या बाहर से दही लाते हो, जो किससे आपकी बनी होती है, मिल्क से। ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब ये भी है कि ये एक परमानेंट रिएक्शन है। मीन्स कि अगर मैंने दूध से दही बना दिया है तो मैं दही से दूध नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पहले से पता होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड इज कुक्ड, कि जब हम खाना बना लेते हैं तो खाने को भी हम एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमने एक बार चावल चढ़ाया और चावल बनकर तैयार हो गया तो मैं उसको पुरानी स्टेज में नहीं ला सकता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो ये भी क्या हमारी एक केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में या हमारे बॉडी में जो उसका डाइजेशन होता है वो भी क्या है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब डेली लाइफ में तो हमने देख ली कि कहाँ कहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। उनके अलावा भी और प्लेसेज हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उसे आप बुक से एक बार दोबारा से ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो इट इज एन प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बोल रहे हैं आपसे, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, कि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, और इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब मैंने आपको डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं बताया था, मैंने आपको बताया था कि मिल्क टू कर्ड बन सकती है, लेकिन कर्ड टू मिल्क वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ या केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं। तो फर्स्ट हो सकता है उसका चेंज इन स्टेट। चेंज स्टेट से क्या मतलब लगा आपको पता, कि उसका स्टेट हो सकता है चेंज हो जाए। स्टेट आपको पता होगा कि 3 टाइप के स्टेट होते हैं, कि सॉलिड, गैस और लिक्विड। क्या पता कोई केमिकल रिएक्शन सॉलिड से गैस बन जा रही हो या गैस से लिक्विड बन जा रही हो। नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेकंड क्या हो सकता है, आपका कलर में चेंज आ सकता है, कि उसका कलर चेंज हो रहा हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, या उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। जब हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इस तरह से जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज़ और भी हो सकता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकल भी सकती है उससे, या गैस उस रिएक्शन में बन भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, उसका डेली यूजेस पढ़ लिया कि डेली यूज में हमारे कहाँ वो काम आती है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है आपकी, उसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स और ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि केमिकल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें किस किस चीज़ का यूज होगा हमारा, एक तो होता है सिंबल्स का यूज, जो किसके सिंबल होंगे आपके, सब्सटेंसेस के, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, जो कहाँ पे लिखे होंगे, या तो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, प्लस आपको उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। स्टेट के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ आगे पे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हम नीचे देखते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन पे मिलाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो है रिएक्टेंट, एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करके आपका नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसके बारे में आगे और जानेंगे डीपली, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। वैसे तो लिखी हुई है, अब इसे सिंबल्स के फॉर्म पे हम कैसे शो करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम को हम शो करते हैं Mg से। तो मैग्नीशियम का अगर हम सिंबल बोले तो क्या है, Mg, बीच में होता है प्लस का साइन। जब भी हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं तो जितने भी ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उनके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ऐसी ही चीज़ आपके प्रोडक्ट साइड भी हो सकती है कि प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्ट निकलेगा तो उनके बीच में भी आप प्लस का उपयोग कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए Mg का हमारा सिंबल होता है, एंड ऑक्सीजन के लिए हमारा होता है O2 का सिंबल। तो जब इन दोनों को मिलाया तो हमें मिला MgO, जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन को जब भी हम शो करते हैं तो उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी शो करते हैं। अब फिजिकल स्टेट आपको मैंने पहले ही बताई थी कि स्टेट 3 टाइप की होती है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स में सबसे पहले होती है हमारी सॉलिड। तो सॉलिड के लिए उपयोग किया जाता है स्मॉल s का प्रयोग किया जाता है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों साइड के लगा रहेगा ब्रैकेट। लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g, एक्वस के लिए AQ, ये सब ब्रैकेट के अंदर भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लो कि कौन सी चीज़ क्या है। इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी सब्सटेंसेस हम रिएक्टेंट साइड मिला रहे हैं या प्रोडक्ट साइड जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उनकी स्टेट आखिर में है क्या। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी स्टेट होती है सॉलिड, तो उसके आगे से हम लिखेंगे स्मॉल s। अब ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी गैस होती है, तो उसके आगे क्या लिखेंगे हम, G। ऐसे MgO जो होता है वो होता है सॉलिड, तो उसके आगे हम लिखेंगे S। तो इस टाइप से आप एक केमिकल इक्वेशन को शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाई वी डू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने आपको बैलेंस करना नहीं बताया केमिकल इक्वेशन को, लेकिन कोई भी केमिकल इक्वेशन आपके पास हो उसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बैलेंस के कोई भी केमिकल इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती। क्यों, वो ही हम यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। कि जो मैटर है या जो आप सब्सटेंसेस ले रहे हैं उनको ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपको वैसे भी नॉर्मली पता होगा कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। इसका मतलब हमारा कहने का क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट साइड होंगे, जो हमारे रिएक्टेंट होंगे उसके बराबर ही हमारा प्रोडक्ट भी होगा। क्यों, क्योंकि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसके लिए किसके लिए और लागू भी होता है, ये केमिकल इक्वेशन के लिए भी होता है।
जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे कि जो रिएक्टेंट साइड हमारे सब्सटेंस होंगे वो ही प्रोडक्ट साइड भी हमारे सब्सटेंस निकल के आने चाहिए। इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम जानेंगे बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि अब उसे बैलेंस कैसे करें। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें एक एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O जो हमें प्रोडक्ट देता है Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे ये ध्यान दें कि H2O हमारा होता है वाटर, तो वाटर होता है हमारा लिक्विड और यहाँ पे गलती से गैस लिखा गया है। तो अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और इस टेबल में आप लिखेंगे। अब ये तो आपको पता ही है कि इस साइड पे आपके क्या होते हैं, इस साइड पे आपका हो गए रिएक्टेंट होते हैं और इस साइड पे आपके होते हैं प्रोडक्ट। तो एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड तो आप लिखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आपके कौन कौन है Fe, H और O, सेम चीज़ यहाँ भी होंगी। और दूसरी तरफ लिखेंगे आप रिएक्टेंट और तीसरे डब्बे पे लिखेंगे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए। एलिमेंट में आपके पास है Fe और है आपके पास H और है आपके पास O। तो आप अब देखिए रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा Fe कितने हैं, यहाँ पे है Fe आपका 1 और इसके अलावा प्रोडक्ट साइड जाइए तो प्रोडक्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है Fe यहाँ पे। तो इसमें Fe है आपके 3 क्योंकि Fe 3 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं Fe 3 हैं। नेक्स्ट है आप देखो क्या H। तो यहाँ पे देखो H कितने हैं आपके H2, मतलब H कितने हैं आपका 2 है। यही चीज़ आप प्रोडक्ट साइड देखोगे तो H यहाँ पे भी आपका कितना है 2 है। अब ये जरूर ध्यान देना कि मैं 2 3 कैसे देख रहा हूँ। जैसे H2 लिखा हुआ मतलब 2 क्या है हमारे पास H दिए हुए हैं। सेम ये चीज़ यहाँ भी दी हुई है H2, इसका मतलब 2 क्या है हमारे पास H है। इसके अलावा O देखिए, O कितने हैं यहाँ पे, O के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना नीचे लिखा हुआ है, तो O कितना है आपका सिर्फ 1 है। और यहाँ देखिए O कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों तो आपके बराबर निकले, लेकिन यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे O देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को भी हमें बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले Fe से स्टार्ट करते हैं। तो Fe को तो सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि इनके बाहर से ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि हम इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए Fe को हमने 3 करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट साइड 3 है लेकिन हमारा रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 है। तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया आपका 3। इसका मतलब हमें ब्रैकेट के बाहर कितना लिखना है 3। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो ये हो गया आपका 3Fe। तो 3Fe मतलब Fe यहाँ 3 हो गए और यहाँ भी क्या हो गया आपके 3, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। H2 यहाँ थे और H2 यहाँ भी है, ये भी बराबर है। पर आप देखिए कि O यहाँ पे 4 है और प्रोडक्ट साइड कितना है 8 है। अब ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर मैं A को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब O किस साइड करा मैंने मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट साइड पे करा 4 से, तो रिएक्टेंट साइड O यहाँ पे है, तो यहाँ बीच पे तो कर नहीं सकता हूँ, मैंने हमेशा बोला बाहर साइड पे करोगे आप ब्रैकेट के, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4O तो हो गए हमारे पास, बट 4 अंदर तो H भी दिया हुआ है हमें, तो H तो पहले से 2 थे, 4 यहाँ पे हो गए, तो ये आपके कितने हो गए 8। बाहर से आपके कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 मल्टीप्लाई रहते हैं, ये कितने हो गए आपके 8। बट अब इस साइड देखोगे आप, आपका प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ 2 ही है, अब इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं आपका 4 से, तो इस साइड भी कितने हो जाएंगे आपके 8। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 4। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल
इक्वेशन आई बैलेंस करने के बाद वो निकली हमारी 3Fe प्लस 4H2O और प्रोडक्ट साइड आपके आया Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो इस बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन का एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर से वही आपको टेबल बनानी है। एक साइड लिखना है एलिमेंट्स, दूसरा लिखना है रिएक्टेंट और थर्ड लिखना है प्रोडक्ट। उसके बाद एलिमेंट साइड अपने एलिमेंट्स लिख दीजिए जैसे कि मैंने लिख दिए हैं और अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम एलिमेंट्स को रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड देखने पे हमें Mg देखा हमने, तो Mg हमें दिखाई दिया कि हमारा Mg है यहाँ पे 1, तो रिएक्टेंट में लिख देंगे 1। इसके अलावा हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड, यहाँ भी Mg पे है हमारे पास 1। अब यहाँ देखिए O, यहाँ है O2, मतलब O कितना है आपके 2 है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोडक्ट साइड भी आपका कितना है 1 है। अब यहाँ पे देखिए Mg तो 1 यहाँ भी है रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे भी 1 है, बट O आपका देखिए यहाँ रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो प्रोडक्ट वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें कितना मिल जाएगा 2। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ कहाँ पे करी जाएंगी, ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हमारे O तो बराबर हो गए क्योंकि 2 रिएक्टेंट साइड 2 प्रोडक्ट साइड। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखो कि Mg यहाँ था 1। अब दोबारा से देखोगे तो यहाँ Mg कितना हो गया है 2 हो गया है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको ना, तो कितना हो गया हमारा 2 हो गया। लेकिन हमारा रिएक्टेंट साइड Mg तो बट कितना है 1 है, तो इसे भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, हमेशा वही ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट के बाहर से लिखेंगे 2। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, उनको बैलेंस करना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, कि रिएक्टेंट साइड कितने हो 2 या 2 से अधिक, जिससे हमारा क्या बने फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जो एक सिंगल प्रोडक्ट है। हमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे हमने 2 प्रोडक्ट लिए A प्लस B, तो अगर इनको मैं कॉम्बाइन करूं तो मुझे मिलेगा AB। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड तो मेरे 2 रिएक्टेंट हैं बट मुझे प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल मिल रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ कोल, कि कोल को जब बर्न किया जाता है तो उसकी एक एग्जांपल में हम उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। तो CS+O2 गैस को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है CO2, जो CO2 क्या है हमारी गैस है। अब इसमें आप देख रहे हो कि 2 रिएक्टेंट हैं, एक तो C और एक O2, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, दोनों हमारे क्या है रिएक्टेंट हैं और इनसे क्या मिल रहा है हमें CO2, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को जब फॉर्म किया जाता है तो वाटर के फॉर्मेशन में भी यही होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2 हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट साइड होते हैं तो हमें क्या मिलता है एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और उस प्रोडक्ट में हमारा क्या बन के आता है वाटर। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर भी आपको रिएक्शन मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपकी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा और उससे आपके 2 प्रोडक्ट निकलेंगे। अब फर्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नाम से आपको पता चला होगा थर्मल मीन्स होता है हीट। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीट, जब आपका डिकम्पोजिशन हीट
के द्वारा क्या होगा, कैरीड आउट होगा, मतलब हीट की प्रेजेंस में जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी इसे बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जब हम CaCO3 को हीट की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है CaO प्लस एक मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जो हीट की प्रेजेंस में आपकी कैरीड आउट होती है उसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं हम सेकेंड वाली। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता होगा। जिस डिकम्पोजिशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। अब डेफिनेशन भी देख लो यार, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट, आउट होगा यहाँ पे, आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हो। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब हमने क्या लिया है, H2O। H2O होता है हमारा वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर इससे कैरीड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 + O2, कि हमारा हाइड्रोजन अलग हो गया और हमारी ऑक्सीजन अलग हो गई। ये कैसी आपकी एक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइसिस से आपको कुछ याद आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस वाला सीन होता था कुछ, तो देख लेते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन हमारा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के टाइम पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है तो इससे 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एक तो Ag मिलता है जो कि सॉलिड होता है और एक Cl2 जो कि ऑल्सो एक सॉलिड होता है। यहाँ पे आप जरूर ये ध्यान देना कि हमारा जो रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट साइड हमारे 2 सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। मतलब एक से हमारे 2 डिकम्पोज होकर 2 सब्सटेंसेस अलग हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन होती है हमारी, ये किस काम के लिए आती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। जो रिएक्शन मैंने ऊपर पे लिखी है AgCl वाली, ये किसके लिए यूज होती है, आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अब ऐसी रिएक्शन जिनमें जो नया कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस पता होगा आपको, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इन दोनों के म्यूचुअल एक्सचेंज से क्या बनता है, हमारा नया कंपाउंड बनता है। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने ले रखा है Na2SO4 जो एक्वस सोल्यूशन है और BaCl2 जो एक्वस सोल्यूशन है। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है BaSO4 और 2NaCl। अब Na2SO4 का आपका नाम होता है सोडियम सल्फेट, BaCl2 आपका होता है बेरियम क्लोराइड, BaSO4 होता है आयरन सल्फेट और NaCl तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा Na है Na2SO4, ये SO4 हमारा क्या हुआ, SO4 हमारा Ba के साथ चले गया तो यहाँ क्या बन गया हमारा BaSO4, और जो Na है ये Na चले गया हमारा Cl2 के साथ। ये क्यों हुआ ये देखते हैं। अब देखिए Ba जो है हमारा वो है 2 पॉजिटिव आयन और SO4 जो है वो है नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है BaSO4। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करते, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से। तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस में अगर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका मतलब उसे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस से आपका क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। 2 कंडीशन है, या तो आपकी ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए,
या हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में हमने लिया 2Cu + O2। तो इसमें हमको क्या मिला, अगर हमने इसे हीट की प्रेजेंस में प्रोसेस किया तो हमें मिला 2Cu2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पहले तो CO अकेला था, अभी इसमें O2 जब ऐड हुआ तो ये 2Cu2O बन गया। इसमें आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं 2H2S + O2। अब इसमें आप देखोगे कि H2 के साथ हमारा O चले गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया और जो आपका सल्फर S था वो S अलग हो गया। ये भी एक ऐसी रिएक्शन है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, आपका ऑक्सीजन ऐड होती थी और हाइड्रोजन रिमूव होती थी। अब रिडक्शन में होगा आपका द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंसेस, कि हमारे हाइड्रोजन ऐड होंगे किसी भी सब्सटेंस से, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपका होता था कि ऑक्सीजन ऐड होती थी, रिडक्शन में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी और वहाँ ऑक्सीजन ऐड होती थी तो यहाँ क्या होगी, आपकी रिमूव होगी। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। जब एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन आपकी रिमूव होती है या हाइड्रोजन ऐड होती है उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है KClO2। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलता है 2KCl + O2। तो इस वाली इक्वेशन में आप देख रहे होगे यहाँ पे आपके पास है O2 है और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, KCl के साथ। बट जब हमने इसे प्रोसेस किया तो हमें क्या मिला, 2KCl + O2। यहाँ पे आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें देखिए 2Na + H2, सोडियम के साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे, और जब इनकी प्रोसेस की जाती है तो हमें मिलता है 2NaH। अब यहाँ पे देखोगे अब हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। बट ऊपर वाली में आपने क्या देखा, यहाँ ऑक्सीजन पहले साथ में थी, ये ऑक्सीजन क्या हो गई, आपकी बाहर निकल गई है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होंगी आपकी उन्हें हम बोलेंगे रिडक्शन, या इस टाइप की जो आपकी प्रोसेस होगी उन्हें हम बोलेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन। अब कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ जो आपकी इक्वेशंस होंगी उसमें आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी थ्योरी देख लो, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल देख लो। इसमें आपका CuO + H2, CuO को जब हमने H2 के साथ प्रोसेस कराया तो हमें मिला Cu + H2O। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो Cu के साथ ऑक्सीजन है वो आपका H2 के साथ चले गया और यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया Cu से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। साथ ही साथ आपका H2 है, H2 के साथ हमारा O जुड़ गया है, H2 के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जरूर आप ध्यान दिए होंगे कि Cu के साथ तो O रिमूव हुआ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। और जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसमें आपकी ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन दोनों साथ में हुआ है, तो इसे आप बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन की व्हाट इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जो कब होती है, जब वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करती है, तब वो रिएक्शन होती है। तो इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका 2HGO को जब हम हीट के साथ प्रोसेस कराते हैं तो हमें मिलता है 2Hg + O2। तो जो ये पूरी रिएक्शन है ये आपकी किसके द्वारा हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी के द्वारा। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है आपकी, इस टाइप की जो रिएक्शन है उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी से हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
अभी तक हमने देखा कि एंडोथर्मिक में हीट की ज़रूरत पड़ रही थी, कहाँ, रिएक्टेंट साइड पे, मतलब हमें हीट की ज़रूरत थी किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए। बट इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि हीट आपकी रिलीज हो रही है, कहाँ पे, प्रोडक्ट के वहाँ। तो इसमें भी हमने एग्जांपल लिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। अब इसके इक्वेशन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए, CH4 + O2 गैस, तो इसमें आपका क्या निकलेगा, CO2 + H2O प्लस हीट। तो इसमें आप देखो कि जब हम दो, कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड तो कोई हीट नहीं दी हुई है, बट जो आपका प्रोडक्ट साइड है वहाँ हीट क्या हो रही है, आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी हीट निकले किस साइड, प्रोडक्ट साइड। ये नहीं कि उसे बनाते समय हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है, जब प्रोसेस हो जा रहा है उसके बाद हमें हीट का फॉर्मेशन मिल रहा है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, समझ आ गया होगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। कि ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, जब ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो डेली लाइफ में आपके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका कोरोजन। तो इसका देख लेते हैं पहले डेफिनेशन। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. जब आप किसी मेटल को मॉइस्चर में रखते हो, या एयर में रखते हो, या वाटर में रखते हो, या एसिड में रखते हो, तो कुछ टाइम के बाद उसके बाहर से एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे कि आप घरों पे देखते हो, यहाँ चित्र में भी आपको दिखाया गया है, जंजीर है, इसमें आपके जंग लगा हुआ है। तो जंग क्या है, एक ऑक्साइड की लेयर है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कि जंग लग गया है इसमें। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा कि सिल्वर है, सिल्वर पे आपका क्या आ गया है, ब्लैक कलर आ गया है। ये भी क्या है, आपका कोरोजन है। ये कब होगा, जब आप कोई मेटल होगा उसे मॉइस्चर, एयर या वाटर की प्रेजेंस में आपने रखा होगा। ठीक है, बहुत सरल सा था ये। नेक्स्ट देखते हैं आप। तो इसमें एग्जाम्पल आपके दिए हुए ही हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे क्या लगना, जंग लगना। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कोटिंग, ब्लैक कोटिंग आ जाना किस पे, सिल्वर पे। ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन के इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं हम पे। तो कार बॉडीज़ पे पड़ते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है कि आप उसे अगर बारिश में रखे रहेंगे, या मतलब एयर या मॉइस्चर के संपर्क में रखेंगे, तो उसमें क्या लग सकता है, आपका जंग लग सकता है। आयरन रेलिंग्स में, इसके अलावा और शिप्स में आयरन मटेरियल्स आर डैमेज्ड। जितने भी आयरन मटेरियल है, आप अगर उन्हें एयर, मॉइस्चर में रखेंगे या वाटर में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ख़राब हो जाएंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कोरोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन से बचा कैसे जाए, उसके मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो हमें पता होता है कि अगर आप पेंट कर दें, किसी भी मेटल पे आप पेंट कर दें, तो वो कोरोजन से बच सकता है। जैसे कि कोई लोहे की चैन है, लोहे का कोई भी आइटम है, जैसे यहाँ पे लोहे की आपको रेलिंग्स दिखाई हैं, इसमें आप अगर कलर कर दोगे तो आप कोरोजन से बच सकते हो। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि जैसे सिल्वर के जो बर्तन हैं उन्हें आप साफ़ करते रहिए, तो तब भी उनमें कोरोजन होने से बचाव आ सकता है, तब भी कोरोजन से वो बच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या इफेक्ट पड़ता है हमें, नेक्स्ट इफेक्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से क्या मतलब है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि आप घर पे खाना खुला छोड़ देते होंगे, सुबह रखते हैं और शाम तक उसमें से स्मेल आने लग जाती है गंदी गंदी, तो वही क्या आपकी रेंसिडिटी है, जिससे आपके फूड का टेस्ट हो जाता है गंदा और उससे बैड स्मेल आती है, उसे बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से आपकी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट हो जाता है किसी भी फूड का। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, ये तो आपको भी बताओ कैसे बच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स, जिसमें आपकी एयर न जा पाए, जिससे कि क्या होना, ऑक्सीडेशन ना हो। नेक्स्ट हम कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड, जो हमने बनाया हुआ खाना है उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जो कि हम करते हैं घरों में। नेक्स्ट अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट टू फूड मटेरियल्स। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे हम अगर फूड मटेरियल्स को, तब भी हम
रेंसिडिटी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दें। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें सजेशन दें कि इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।